नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। इस साल के अंत में जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ नए प्रयोग करते नजर आई। 17 अगस्त को जब मध्य प्रदेश की 39 उम्मीदवारों वाली पहली सूची को जारी किया गया, उसमें 38 में पहले से ही कांग्रेस का कब्जा था, जबकि 1 में बसपा का कब्जा था। कमोबेश ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के भी रहे। जिन 21 सीटों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, उसमें 20 में कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि 1 में दिवंगत अजीत जोगी और उनकी पार्टी का कब्जा रहा। अब मध्य प्रदेश में भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है, जिससे राजनीतिक पंडित भी भौचक है, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 7 सांसदों को यहां मैदान में उतारा गया है। ऐसे अभिनव प्रयोग के बाद अब दबाव छत्तीसगढ़ के ऊपर है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। पहली सूची में सीएम भूपेश बघेल के विरुद्ध उनके भतीजे और लोकसभा सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। विजय बघेल ने 2019 में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। ये वो सीट है जो मोदी लहर में 2014 में कांग्रेस ने भाजपा की सरोज पांडे को हराकर हथियाई थी। उसी सीट पर विजय बघेल ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने बाकी सांसदों को भी मैदान में उतार सकती है। दरअसल यहाँ समझने वाली बात यह है कि तैयारी 2023 की नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव की भी हो रही है, क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, यहाँ लोकसभा की कुल जमा 82 सीटें हैं, जिसमें 65 पर भाजपा का कब्जा है। यदि मैं बात राजस्थान की करूं तो 25 की 25 सीटें भाजपा के पास है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 पर भाजपा का कब्जा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा में 9 में भाजपा का कब्जा है, जबकि तेलंगाना में 17 में से 4 भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबकि मिजोरम में 2 में से 1 भाजपा के पास है। ये वो परफॉर्मेंस है जिसे भाजपा के लिहाज से सबसे अच्छा माना जा सकता है। इसलिए भाजपा के पास अब दोहरी चुनौती है कि विधानसभा के साथ लोकसभा को भी ध्यान में रखा जाए। जमीनी सर्वे और आंकड़े बताते हैं कि इन 65 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हो सकती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को लेकर काफी सीरियस हैं। 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना होगा। उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। बेहद चौंकाने वाले इसमें नाम हो सकते हैं, कुछ ऐसे नाम जो अप्रत्याशित होंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की पहली सूची में भाजपा ने 21 में से 16 नए चेहरों को मैदान में उतारा था, कुल मिलाकर वैसे ही अब दूसरी सूची में भी कुछ नए नाम, नए चेहरे हो सकते हैं। पुराने छत्रपों को किनारा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ अभिनव प्रयोग करने जा रही है। यहाँ जातिगत समीकरण का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। ढेर सारे नामों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। मंथन चिंतन के बाद डॉक्टर रमन सिंह को मनाया जा रहा है कि वो मैदान से हट जाएं। 2023 के विधानसभा चुनाव में यदि वो राजनांदगांव से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर इसका पूरा फायदा भाजपा की बाकी सीटों पर होगा, क्योंकि सर्वे में जो बातें सामने आई है वहां शिकायत चेहरों पर थी, विचारधारा पर नहीं थी। इसका परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जो विधानसभा चुनाव के महज 5 महीने बाद ही हुआ था। यही कारण है कि डॉक्टर रमन सिंह को चुनाव नहीं लड़वाने की तैयारी हो रही है। यदि डॉक्टर रमन सिंह की दावेदारी होती है तो ऐसा संदेश जाएगा कि डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, वो भी रेस में शामिल हैं। ऐसा भाजपा बिल्कुल नहीं होने देना चाहेगी। नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करने की तैयारी हो रही है, समय से काफी पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इन घोषणा पत्र में ऐसी बातों को शामिल किया गया है जिसकी तैयारी विगत 2 महीनों से की जा रही थी। यहाँ भाजपा के ऊपर दबाव इस बात का भी था कि शराबबंदी को भी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। शराबबंदी जैसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस के ऊपर आक्रामक रही है, लेकिन कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिसमें गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी का रिस्क नहीं लेना चाहती है। हालांकि सीमित तरीके से शराब वितरण को कम कैसे किया जाए, इन सब बातों का समावेश घोषणा पत्र में हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा धान खरीदी का है, जिसे लेकर कांग्रेस के जिम्मेदार मंत्री रविंद्र चौबे ने पिछले दिनों एक बयान देकर सनसनी फैला दी थी। यदि उनके बयान को गौर किया जाए तो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे कीमत बढ़ते बढ़ते
3600 तक पहुंच जाएगी जब एमएसपी केंद्र सरकार आगे बढ़ाते रहेगी। आप एक बार रविंद्र चौबे की उन बातों पर गौर करें, उसके बाद मैं धान वाले मुद्दे पर आगे भाजपा की तैयारियों पर बात करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो अपने मंत्री जी की बातों को सुना होगा, उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि आने वाले समय में हम धान की कीमत 3000 या 3600 करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये संभावना है अगले साल ऐसा होगा। दरअसल मंझे हुए राजनीतिज्ञों को अच्छी तरह पता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे टैगलाइन बनाई जाती है, कैसे यूट्यूब में थंबनेल बनाया जाता है। दरअसल 3600 रुपये की कीमत अभी तक भारत में कहीं नहीं दी जाती और न ही 3000 की कीमत दी जाती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो तैयारी चल रही है वो एक अलग योजना के तहत चल रही है, जहां 600 रुपये अतिरिक्त धान की कीमत दी जा रही है। यहाँ एमएसपी वही है जो पूरे भारत में है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार है। आने वाले दिनों में जो भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, उसके अलावा कांग्रेस ने भी भाजपा की काट खोजने की तैयारी की है। यहाँ तो डाल डार और मैं पात पात वाले मुद्दे पर, खासकर धान की कीमत पर लड़ाई हो रही है। भाजपा के घोषणा पत्र समिति के तमाम सदस्यों से हमने लगातार संपर्क किया, बातचीत करने की कोशिश की। ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं से जनता की राय लेने की कोशिश की, ये भांपने की कोशिश की कि पिछली बार जिस तरह से सुपर ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटें मिली थी, उसकी मूल वजह को कैसे समाधान में परिवर्तित किया जाए। उम्मीदवारों की सूची को लेकर कुछ रोचक और नई जानकारी हमारे पास आ रही है। उसके अनुसार महिला आरक्षण बिल का दबाव, दरअसल मोदी सरकार की ओर से जिस तरह से संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण कानून के लिए पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से जीत हासिल की, उसके बाद जाहिर तौर पर भाजपा के ऊपर अब दबाव ज्यादा है कि भले से ये कानून जमीन पर लागू नहीं हो सका है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक महिला प्रत्याशियों को टिकट दी जाए। अधिक से अधिक का आशय 33% से है। कुछ ऐसे ही दबाव कांग्रेस के ऊपर है। हालांकि भाजपा ने कानून बनाया जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी इसका श्रेय लेने से कहां पीछे रहने वाली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने मोदी सरकार पर महिला आरक्षण कानून को लेकर दिखावे का आरोप लगाते लगाते ये संकेत भी दे दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दे सकती है। सबका ये मत था कि जैसे महिला आरक्षण की बात है तो छत्तीसगढ़ ने तो पहले भी यहाँ पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं दी हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं। तो आने वाले समय में भी हमने जो मोदी जी ने एक दिखावा किया है, ये आरक्षण कानून का बिल लेकर आए, लेकिन ये मालूम नहीं कि भविष्य में कब क्या होगा। भविष्य के हाल पर छोड़ दिया है लोगों को दिखाकर। तो हम यहाँ, हमारा प्रयास होगा कि हम छत्तीसगढ़ में पिछली बार से भी और आगे बढ़ें और हर संसदीय क्षेत्र में हमारी कोशिश हो कि हम कम से कम 2 महिलाएं हर संसदीय क्षेत्र में लेकर आए विधायक के रूप में। दरअसल हमारे देश में यह विडंबना है जहां राजनीति में स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं होती। खासकर अपने प्रतिद्वंदी को तो श्रेय कभी भी किसी हालत में नहीं दिया जा सकता। विगत कुछ सालों में जब भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, तब वहां फ्री की पॉलिटिक्स का भी ग्रहण आपको नजर आ रहा होगा। जनता को प्रलोभन देने के लिए आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने जिस तरह 2018 में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, उसमें शराबबंदी जैसी कई घोषणाएं लागू नहीं हो सकी, लाखों अनियमित और संविदा जैसे कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो सका। ये तमाम वो बातें हैं जो घोषणा पत्र में शामिल थी। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी ही कुछ फ्री वाली पॉलिटिक्स के तरफ आगे बढ़ते नजर आ रही है, क्योंकि मौजूदा समय में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें राजस्थान की सरकार बाकायदा विज्ञापन देकर 500 रुपए का सिलेंडर आम जनता तक पहुंचा रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने तो 50 रुपए और कम कर सीधे 450 रुपए में उज्ज्वला गैस उपलब्ध कराने का न केवल दावा किया, बल्कि जमीन पर भी लाडली बहना जैसी ऐसी तमाम योजनाओं को लागू किया गया, जिसका सीधा
सीधा सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ के ऊपर भी दबाव है कि ऐसी ही फ्री वाली पॉलिटिक्स को लागू किया जाए। ये तो जनता की समझ होनी चाहिए कि वास्तव में हमारे नेता क्या हमें फ्री में कुछ उपलब्ध करा रहे हैं या घुमा फिरा कर जनता की कुछ सुविधाओं में कटौती कर सब जवाब दिखा रहे हैं। दरअसल ये फ्री वाली पॉलिटिक्स उस सेल या डिस्काउंट की तरह होती है जो दुकानदार कभी भी नहीं देता, घुमा फिरा कर अपनी ही कीमत वसूलता है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सौगातों के पिटारा खोलने की बात सामने आ रही है, वहां की सड़कों को यदि देखा जाए, ऐसी बदहाल सड़कों की तस्वीरें आपको रायपुर में नजर आ जाएगी। राजधानी रायपुर में सड़कों का हाल बेहाल है। बताया गया कि राज्य सरकार के पास फंड की कमी है। इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि चुनाव में ऐसे ही रेवड़ियां बांटी जाती रहे तो जनता के विकास का क्या होगा? यह प्रश्न आप उन नेताओं से कीजिएगा जो घोषणा पत्र जारी करने के बाद आपसे वोट मांगने आते हैं। दरअसल हमारे देश की जनता हमेशा से बेचारी ही बना रहना चाहती है, क्योंकि यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जाता बल्कि नेताओं को कोसा जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, इसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, वरना हमेशा से बुरे लोगों का राजनीति में कब्जा हो जाएगा। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।